हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका केटू से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि तुक्का गेसवर्क इन एमसीक्यू। तुक्का गेसवर्क इन एमसीक्यू यानी कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस उसकी सहायता से आप लोग देते हैं। तो दोस्त, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो तो जितने टाइम दिए गए हो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो भाई बचे हुए क्वेश्चंस को कैसे उस पर तुक्का लगाया, जो मैं यहाँ पर मेथड बताने जा रहा हूँ ना दोस्त, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरे बताए गए मेथड से आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और मेरा जो ये मेथड है ना वो साइकोलॉजिकल पर आधारित है और ये 100% प्रूफ किया हुआ है। इस पे आपको क्या करना है कि डायरेक्ट एग्जाम में तो इसका टेस्टिंग करोगे, आप प्रैक्टिस करते हो ना, सेट प्रैक्टिस कोई भी 100 क्वेश्चंस का 150 का जो भी क्वेश्चन का सेट आपका प्रैक्टिस होता है जिसके एग्जाम के लिए, उसमें आप इसको अप्लाई करो और जिस क्वेश्चन पे आपने तुक्का मारा है ना उस क्वेश्चन पर आप साइड में क्या कर दो, टी करके आप लिख दो। साइड में आप क्या करो, टी करके आप तुक्का करके लिख दो और बिना तुक्का का आप अपना स्कोर देखो और उसके बाद जो तुक्का मारा है ना उसका आपका स्कोर देखो। आपके स्कोर में आपको इंक्रीमेंट 100% होगा ही होगा। अगर 4-5 मार्क्स भी अगर आप बढ़ा लेते हैं दोस्त, आपकी रैंकिंग कहां से कहां हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई मेरा ये कहना है कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो गधे ही होते हैं। तो इसीलिए आज के जमाने में क्या है कि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। और स्मार्ट वर्क करे कैसे, उसके लिए कुछ तरीके हैं जो कि आपको मैं अभी बताने जाऊंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और तुक्का कैसे। दोस्त, आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो आज की डेट में क्या होता है, इजी, मॉडरेट और टफ। इजी, मॉडरेट और टफ 3 ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40% क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, 40% क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं और 20% क्या होते हैं, टफ होते हैं। कभी भी एग्जाम में कोई भी बच्चा क्या होता है कि क्वेश्चन जो बनाता है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना, वो आपको पता रहना जरूरी है। अगर आप पूरे क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो सिलेक्शन आपका कभी भी नहीं होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, वो आपको जरूरी है। आप देखो यहाँ पर कि 40% अगर इजी और 40% अगर मॉडरेट पूछ रहा है, इन क्वेश्चंस पर अगर भी कर लेते हो तो आप 80% क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और आप देखो कि इन 80% क्वेश्चन का अगर 80% क्वेश्चन भी आपका सही हो रहा है तो आपके क्या हो रहे हैं, 64 क्वेश्चन बन रहे हैं। और एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 65 से 70% अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आपको वही है कि आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा 80% के आसपास आपको पहुंचाना है और सही करना है। और टफ क्वेश्चंस में से जो आप बना सकते हो वो बनाना। मेरा जो तुक्का का तरीका रहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाई। ऐसे भी कह रहा हूं कि जितना एग्जाम में आपने बना लिया है उतना तो बना लिया है, बचे हुए क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, तुक्का मारना। लेकिन तुक्का मारे कैसे, लेकिन क्वेश्चन आता है कि तुक्का मारे कैसे और एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या ध्यान तो रखना चाहिए। ठीक है, पहला मैं ये कहना चाहता हूं हमेशा हर बच्चों को, ठीक है, हर बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि नेवर अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस। मैं क्या कह रहा हूं कि नेवर एवर कह रहा हूं कि अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन सीक्वेंस, नेवर अटेम्प्ट इन सीक्वेंस। यानी कभी भी आपको 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 करके 100 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 100 से लेके 1 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कभी आसान क्वेश्चंस को बीच में रखता है और भारी क्वेश्चंस को आगे रखता है, नहीं बनेगा, आपका टाइम जाएगा, कॉन्फिडेंस। तो मेरा ये कहना होता है कि कभी भी कोई भी एग्जाम में अगर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को कभी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं करें। तो पहला गोल्डन रूल मैं कहता हूं कि नेवर अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन सीक्वेंस। तो भैया अब पते की बात आती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि किसी भी एग्जाम
एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन 3 स्टेज। 3 भाग में जो भी समय आपका दिया हुआ है उसको बांट ले और उसी में क्वेश्चन को हमेशा क्या करिए, अटेम्प्ट। उसी में क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहला स्टेज में आपको क्या करना है, 30 मिनट का पहला स्टेज बनाओ। दूसरा स्टेज क्या बनाओ, 20 मिनट का बनाओ। और तीसरा स्टेज क्या बनाओ, 10 मिनट का बनाओ। पहले 30 मिनट में आपको 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चंस को देख जाने हैं और जो जो आपको जल्दी जल्दी बनता जा रहा है उसको बना लेना है। पहले स्टेज में आराम से 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सारे आप पहुंचो, जो जल्दी जल्दी बन जा रहे हैं बनाते चले जाओ, बाकी को स्किप करो। अगले 2 को जो सेकंड स्टेज होगा आपका, जो 20 मिनट होगा, उसमें वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जाता है। और फाइनल स्टेज में अगर आपके पास जो 10 मिनट रहता है उसमें आपका क्या करना है, तुक्का के लिए काम करना है और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या कैलकुलेशंस वाले रहते हैं उन पर करना है। आपको यही फॉलो करना है। पहला मैंने बताया कि नेवर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस, और दूसरा आपको क्या बताया कि अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन 3 स्टेजेस। मेरा जो तीसरा गोल्डन रूल कहता है, ठीक है, कि ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। कह रहा है कि जो भी विकल्प दिए गए हैं ना, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। उसमें से ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सही करने के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसमें भैया अब रहता है पते की बात कि एलिमिनेट कैसे करना। तो एलिमिनेट करने का कुछ तरीका है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहता है कि ऑप्शंस अगर दिया है कि नन ऑफ द एबव, और क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ द एबव। अगर इस तरह का 4 ऑप्शन वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो देखा गया है कि 97-98% टाइम्स ये वाले ऑप्शंस सही होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी अगर ऐसा मिल रहा है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो इस तरह के ऑप्शन से आप क्या करते हैं, रिस्क ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे आप चाहे तो आराम से रिस्क ले सकते हैं। दूसरा एलिमिनेट करने का तरीका क्या हुआ कि जो भी आपके ऑफसेट वाले वैल्यूज मिल रहे हैं, ऑफसेट मतलब डिफरेंट, जो भी डिफरेंट वाले वैल्यूज मिल रहे हैं उसको आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। डिफरेंट वाले वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं, जैसे दे आ रहे हैं -8, -4, -6 और +12, ये आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो भैया देखिए, तो 3 ऑप्शन जो है एक तरह का है और ये ऑप्शन क्या है, अलग। तो भैया ये ऑप्शन ज्यादातर देखा गया है कि डिफरेंट तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो आपको 3 अगर एलिमिनेट कर दिया आपने, 3 में से एक अगर बच गया है आपका, 3 अगर बचा हुआ है एक एलिमिनेट करने के बाद, तो आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं सही करने के लिए। तो तीसरा मैंने रूल बताया था कि क्या करता है कि ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। चौथा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथा जो होता है आपका कि ऑप्शंस जो एग्जाम में दिए जाते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शंस जो एग्जाम में दिए जाते हैं उसका प्रोबेबिलिटी कैसे होता है। किसी भी एग्जामिनेशन का देखा हुआ है कम से कम 50 से 60 जो एग्जाम्स लिए हैं उसी के आधारित पर मैं आपको बताता हूं कि चौथा क्या होता है कि मोस्ट जो प्रोबेबल ऑप्शन होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस का सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है कि आपको एग्जाम में अगर नहीं पता चले तो आप क्या करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि ऑप्शंस को आप बी मानिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शंस को बी मानिए। बी मानने के बाद आप क्या करिए, चाहते हैं तो आप क्या मार सकते हैं, सी मानिए। बी मारने के बाद आपको क्या मारना है, सी मारना है। सी के बाद क्या करना है, डी करना है, और डी के बाद क्या करना है, ए करना है। बी मारना है, सी मारना है, डी मारना है और ए मारना है। यही सीक्वेंस आपको एग्जाम में फॉलो करना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा आंसर होने की संभावना बी रहती है, फिर उसके बाद सी रहती है, फिर उसके बाद डी और फिर उसके बाद ए। इस पर मैं अभी आने वाले समय में अभी और बात करूंगा। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, पांचवा आपका कहता है कि रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज। जितने भी क्या हो सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज होते हैं, डायरेक्ट
वैल्यूज होते हैं उसे ध्यान रखें, या तो बार बार प्रैक्टिस करें। कैलकुलेशंस वगैरह इसमें बहुत ज्यादा करता है, आपको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशंस, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेशंस वगैरह भी जितनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप कर सकते हो आपका समय बचाएगा। कैलकुलेशंस के लिए क्या है कि मैंने अच्छी खासी वीडियोस अपने इस कह रहा हूं कि चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उसको आप देखें, आपको वो हेल्पफुल होगा। जितने भी कैलकुलेशन होते हैं उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद करने पड़ेंगे जिससे आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। और छठा जो है मेरा कहना है कि स्टडी स्मार्ट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गधा बहुत ज्यादा काम करता है लेकिन वो गधा ही रहता है, तो इसीलिए आपको गधा नहीं घोड़ा बनना है। घोड़ा बनना है, स्मार्ट स्टडी करना है, अपना जो भी टाइम आपका रहता है उसको सही से यूटिलाइज करें और ठीक ढंग से हो। ठीक है, इसके में क्या आपको और कह सकते हो कि आपको प्रैक्टिस जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आप करोगे वो आप ज्यादा करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका क्या होगा कि ब्रश अप आप अपने आप को कर रहे हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस किसको करें, तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना, दोस्त 5 साल 10 साल के आप जितने उठा सकते हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, उससे आपको पैटर्न पकड़ा जाएगा। या तो कोई भी अगर किताब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हो तो जो मेरा तरीका रहता था कि क्या कोई भी क्वेश्चन को मैं अगर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर का उठा लिया, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, बनाना स्टार्ट किया, 1 से लेके मान लो 150 क्वेश्चन है, सब वो बनाया। जो क्वेश्चंस में मेरे को ज्यादा समय लग रहा है, जिस क्वेश्चन में मेरे को ज्यादा समय लग रहे हैं या तो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं बन पा रहे हैं उसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मार देता हूँ और उसका सोल्यूशन देखकर समझकर दोस्त से यार से नेट से कैसे भी करके निकाल कर सीख लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस के 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें मेरे को ज्यादा समय लगा है, उसका मैं क्या करूंगा, एक नोट्स और हैंड रिटन नोट्स रहेंगे वो, जो कि एग्जाम के टाइम में कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, लास्ट 3 डेज, लास्ट 5 दिन में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उसी। तो ये आपको सेट ऑफ क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास मैथ्स का हो जाएगा, जो कि आपको जिसमें ज्यादा समय लग रहा है। भाई उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस क्यों करना, जो हमसे एक बार बन गया, अगर मैं कल सुबह उठकर भी बनाऊंगा ना तो वो मेरे से बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट मत करना। प्रैक्टिस किस क्वेश्चन को करना है जिसमें मैंने क्रॉस कर रखा है, जरूरत पड़े जिसमें आप बार बार फर्स्ट उसका एक नोट बनाओ, 500-600 क्वेश्चन का आपके पास मैथ्स का, रीजनिंग का, जो भी टॉपिक्स हो उसका आपके पास नोट्स रहना चाहिए, जो कि एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले आप जाकर। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है दोस्तों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, नोट्स तो आपको क्या करने हैं, बनाने ही बनाने हैं। अब बात करते हैं दोस्त की तुक्का वाले पर। तुक्का वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि तुक्का वाला पर कैसे करें। कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, ध्यान से सुनना, कोई भी एग्जाम अगर देते हो तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि संभावना क्या रहती है, सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर डी और फिर ए। दोस्त देखना, कोई भी क्वेश्चन का आज की डेट में जो एग्जाम देते हैं मैक्सिमम, उसमें क्या होता है कि एक सही पर आपके कितने हो रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। एक सही पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं और एक गलत पर क्या होता है आपका 1 मार्क्स कट रहा है, 1 मार्क्स कट रहा है, एक ना मिलता है नहीं। तुक्का कभी भी पूरे पेपर में मारना दोस्त, तो कम से कम 5 तुक्का तो मारो ही मारो। आपको कैलकुलेशन यहां समझाता हूं। अगर 5 तुक्का आपने मारा है तो कितना भी दिन खराब अगर आपका होगा ना दोस्त, तो एक तुक्का तो सही होगा, सबसे ज्यादा अगर दिन खराब होगा। तो अगर एक सही आपका हो रहा है और 4 गलत हो रहा है, एक सही और 4 गलत हो रहा है, तो एक सही पर आपको क्या हो, 4 मार्क्स मिल गए और 4 गलत पर आपके क्या हो गए, 4 गलत पर आपके क्या हो रहे हैं, 4 मार्क्स गए, तो स्कोर आपका होता है 0। यानी अगर 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, दिन अगर खराब रहता है, एक सही होता है, तब भी आपको कोई भी नुकसान नहीं। कहीं देखो तो अगर 6 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए और किस्मत खराब, 2 सही तो होगा ही होगा और 4 अगर गलत हो गया, तो 2 सही 4 गलत, 4 दूनी 8 और 8 में से 4 गया 4 मार्क्स का आपका इजाफा होगा। 4 मार्क्स का इजाफा होगा, 4 मार्क्स में रैंक 1000 तो ऊपर नीचे खिसक ही जाएगा। 4 मार्क्स में आपका रैंक जो है ऊपर नीचे खिसक जाएगा। आप देख, अगर 10 कर दिया है, अगर आपने क्या कर दिया है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है और 10 क्वेश्चन में अगर आपके मान लो कह रहा हूं
कि कितना भी अगर रहता है, आपके 4 अगर सही हो गए, 4 अगर सही हो गए और 6 आपके गलत हो गए, 4 सही पे आपको क्या हो गया, 16 नंबर मिल गया, और 6 सही पे आपको क्या हो गया, 6 नंबर कट गया, तो यानी 10 नंबर मिलेगा। आप देखो, तो ये कैलकुलेशंस आप लोगों को सबको आती है, इतनी गणित तो सबको आती है, तो ये कैलकुलेशंस खुद से करके आप देखो, और मेरे बताए गए पैटर्न के हिसाब से आप तुक्का मारो, आपका कभी भी दिन खराब नहीं होगा, आपका कभी भी दिन खराब नहीं होगा। अब देखो, कोई भी एग्जाम आपका कहता है कि एग्जाम अगर होता है, ध्यान से देखिएगा, तो एग्जाम में आपका ऑप्शंस क्या होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, यही ना होगा जी। एग्जाम में अगर कंफ्यूजन अगर आपका होता है कि ए मारे कि बी मारे कि सी मारे कि डी मारे, अगर आपको नहीं पता है ना, तो सारा ऑप्शंस कहेगा कि हम सही है, हम सही हैं, सारे ऑप्शन कहेंगे कि मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं, तो आपको चूज करना होगा। अगर आपको पता है तो एक ही ऑप्शन आपको कहेगा कि अरे भाई मैं सही हूं, मेरे को मारो, मेरे को मारो, वरना सब ऑप्शन कहेगा भाई हमको मारो, हमको मारो, तो उससे निजात पाना है। देखो तो ए अगर बी में अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, कभी एलिमिनेट कर लिया आपने सी और डी को किसी भी तरीके से, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ए मारे कि बी मारे, अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको क्या करना है, हमेशा के हमेशा आपको क्या करना है, बी मारना है। ए और बी में अगर कभी भी कंफ्यूजन रहता है तो आपको हमेशा क्या करना है, बी मारना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है किसमें, अगर आपको कंफ्यूजन होता है किसमें, ए और सी, ए और सी, तो ए और सी में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्या मारना है, सी मारना है। मैंने आपको ये बता रखा है कि बी, सी, डी और ए, इसी का है। अब क्या कह रहा है, ए और डी में कंफ्यूजन अगर कह रहा है, अगर आपको कह रहा है कि ए और डी में कंफ्यूजन है, ए और डी में कंफ्यूजन है, तो हमेशा किसको मारेंगे, डी। यही मेरा दिक्कत होगा कि ए मारेगी बी तो ज्यादा संभावना बी का, ए मारेगी सी तो ज्यादा संभावना सी का, ए मारेगी डी तो ज्यादा संभावना डी का। फिर अगर मान लो बी के साथ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बी के साथ कंफ्यूजन हो रहा है कि बी मारेगी सी मारे, बी मारेगी सी मारे, तो भैया बी और सी का कंफ्यूजन हो तो बी मारो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि बी मारे कि डी मारे, बी मारे कि डी मारे, भाई बी मारो। क्वेश्चन कहता है अगर कंफ्यूजन की सी और डी में कौन मारे, सी और डी में कौन मारे, तो भैया सी और डी में हमेशा सी। मैंने इसी के आधारित पर ये सारे तैयार किए, इसी पर तैयार किए हैं। आप मारो, और क्या कह रहा हूं, आज जो से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करो। बगल में तुक्का के लिए टी लिख देना क्वेश्चन पेपर पर, और उसके बाद अपना पहला स्कोर, और उसके बाद अभी इस पर आधारित अपना स्कोर मिला कर दीजिए। मैं दावा कर सकता हूं कि कभी भी आपका स्कोर जितना पहले आ रहा था उससे ज्यादा बढ़कर नहीं आएगा। तो ये तो तरीका हो गया। अब देखते हैं कुछ और तरीके के ऑप्शंस को हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, आपको मैंने बता रखा है कि ऑफसेट वाला जो होता है, ऑफसेट वाला वैल्यू वाला, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस हो सकते हैं कैसे कैसे। ऑप्शंस मान लो कह रहा है 67, ऑप्शंस क्या कह रहा है 67, और क्या कह रहा है 80, और क्या कह रहा है 33, और क्या कह रहा है 50। ये 4 ऑप्शंस आपके आए हैं, मारना है तुक्का। आपको इसमें कोई पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है कि भैया क्या है, आप ऑफसेट सेट नहीं कर पा रहे कि कौन डिफरेंट है कौन नहीं, तो भैया इस तरह का अगर ऑप्शन आता है तो उसको क्या करो, अवॉइड करो, तुक्का मारने का अवॉइड करो जहां आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि गलत होने की संभावना वहां ज्यादा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो तुक्का मारो, 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो तो तुक्का जरूर मारो, और अगर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि 4 में से एक चुनना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा हो जाएगा सही होने का, तो इसके लिए उसको अवॉइड करना है। कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह रहा है एक और एग्जांपल आपका 3/2, आपका जो एग्जांपल कह रहा है 3/2, और क्या कह रहा है 5/3, 5/3, 9/4 और 27/8। इस तरह के ऑप्शन में आपको छांटना है कि कौन सा डिफरेंट है भाई, कौन सा डिफरेंट है। देखो तो 3/2
स्क्वायर कर दिया 9/4, क्यूब कर दिया 27/8, और ये क्या हो गया आपका डिफरेंट है। भैया ये आंसर कभी भी नहीं होगा, ये आंसर कभी भी नहीं होगा, आप इसको एलिमिनेट कर सकते। इसी तरीका से कोई ना कोई आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना होगा, इसमें आपको एलिमिनेट करना होगा। कुछ और है पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें अगर आप कह सकते हो, आपको मैंने बताएंगे कि इस तरह के ऑप्शंस को कभी भी एग्जाम में मत खेला करो, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, ये नहीं करना है। पहला चौथा का डी, दूसरा का बी, सी, तीसरा का बी और चौथा का ए, नहीं करना है। 4 गो ए मार दिया लगातार, नहीं करना है। 4 गो डी मार दिया लगातार, नहीं करना है। बी और सी पर आप 4 का रिस्क, 5 का रिस्क ले सकते हो। बी और सी पर आप 5 का लगातार का रिस्क नहीं ले सकते। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ एक और पैटर्न देखेंगे आंसर्स का, कुछ एक पैटर्न आंसर्स का और देखेंगे जिसमें हमको किस हिसाब से तुक्का मारना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 3 लगातार क्वेश्चन है, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सिचुएशन में भी आप लोग कभी ना कभी हमेशा फंसेंगे ही फंसेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, मान लीजिए आपने कह दिया कि आपको पता है कि 18 का आंसर क्या होगा, बी, और 20 का आंसर मान लीजिए आपको कह रहा है क्या होगा, डी होगा। ये आपको पता है, 18 का आंसर बी, 20 का आंसर डी पता है, और आपको इसी में से सेलेक्ट करना है कि 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर क्या होगा। तो भैया 19 का आंसर को हमको चूज करना, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला जो हमारा प्रायोरिटी होगा, जो क्या कहता है कि आंसर हमारा रिपीट नहीं होता। ये हमारा सोचना क्या होता है, पहला कि आंसर रिपीट नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा आंसर होने का क्या है, बी का, सबसे ज्यादा बी का। तो मन में हम क्या करेंगे कि हो सकता है बी, तो बी को हम थोड़ी देर के लिए ऑप्शन अपना एक बना के रखेंगे। मन में हम अपने बी को करेंगे, अपना एक ऑप्शन बना के रखेंगे। अब क्या कह रहा है कि आंसर रिपीट नहीं होता, तो इसका आंसर अगर डी है, इसका आंसर डी है, तो ये वाला का आंसर क्या होगा, डी नहीं होगा। ये वाला का आंसर क्या होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसलिए डी को हम तो हटा ही देंगे, डी को हम हटा के लेते हैं। अब क्या बच रहा है, ए, बी और सी। किसी तरह से आपने छांट लिया कि क्या बोलते हैं कि सी जो है आपका आंसर एलिमिनेट कर दिया कि नहीं होगा, सी जो है एलिमिनेट कर दिया कि नहीं होगा। अब बचा हुआ है कि ए और बी में क्या होगा, ए और बी में क्या होगा। आपका कहता है कि आंसर रिपीट नहीं होगा, लेकिन आंसर्स बी के केस में हमने क्या बताया है कि बी, सी, डी, बी और ए में ए का संभावना सबसे कम रहता है, इसीलिए आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और बी को आंसर सही मान सकते हैं, बी को आंसर सही। इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है ना दोस्त, तो आपको क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम का आपको एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा था कि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। स्मार्टनेस कैसे आएगी कि आपको पूरे का पूरा सिलेबस का आपको एनालिसिस करना चाहिए और उसके बेसिस पर आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि भैया इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसका मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं। दोस्त, हालांकि मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता कि तुक्का मारना एग्जाम, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता कि तुक्का मारना एग्जाम, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसे भी आपका नहीं होना है, ऐसे भी नहीं होना है अगर आपका सिलेक्शन, तो आप क्यों ना थोड़ा सा कोई मेथड है उसको आप ट्राई करके देखिए। मैं आपको बताता हूं कि तुक्का मारो ही मत। अगर आपको लग रहा है कि आपने 70% क्वेश्चन के आसपास बना लिए हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है, तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जो मेथड मैंने बताया है, जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है, उसके हिसाब से आप तुक्का मारें। और प्रैक्टिस एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस पहले आपको घर पे जो पेपर सॉल्व करते हो उसमें। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्त, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी बजानी और अपने अगले दोस्तों यारों को सारों को फॉलो करना। चैनल का नाम है गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला जीएनपी ऑनलाइन। आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर डालिएगा जीएनपी ऑनलाइन
और मेरा नाम है इंजीनियर किशोर कुणाल, आपका केटू। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त तो सबको फॉरवर्ड करो, लाइक करो और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर से जरूर करो। मैं इसी तरह के आपको वीडियोस लेके आता रहूंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, एग्जाम के समय क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, इस तरह के वीडियोस आपको आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्त तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।